हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शिव यादव एंड आप पढ़ रहे हो मेरे साथ स्टैंडर्ड 7 गुजरात बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट द टू बिग स्टेट्स। ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा? पार्ट 1 में हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, कन्नौज के बारे में जो हमारा वन ऑफ द स्टेट्स है, 2 स्टेट में से। इसके अलावा हमने इसके बाद राजश्री एंड ऑफ शशांक, हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि कैसे हर्षवर्धन ने अपने अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 2 जो है इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन, कि भाई हर्षवर्धन ने हमारे लिए क्या क्या निशानियाँ छोड़ रखी थी। क्योंकि हर्षवर्धन जो थे एक बहुत बड़े राजा थे और वो अपने लोगों के बारे में काफ़ी कुछ सोचते थे, इसलिए उन्होंने कई सारी चीज़ों का निर्माण या कई सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन किया था। लाइक रेस्ट हाउसेस। ठीक है, रेस्ट हाउस क्या होता है? तो भाई उस टाइम क्या होता था कि लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जाते थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, है ना। एक से दिन, 1 2 3 दिन लगते थे, एक हफ्ता, एक महीना लग जाता था। तो रास्ते में रात को रेस्ट करने के लिए हर्षवर्धन ने अलग अलग सिटी में रेस्ट हाउसेस बनवा दिए, जहाँ पर जो ट्रैवलर थे वो रात को आराम कर सकते थे एंड दिन में वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते थे। इसके अलावा वेल भी बनवाए थे। वेल्स यानी कुएँ। स्टेप वेल्स और वेल्स में क्या डिफरेंस है? तो वेल्स वो होते हैं जिसमें बाल्टी डाल के पानी निकाला जाता है, एंड स्टेप वेल्स वो होते हैं जिनके पास स्टेप्स होते हैं, यानी सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ से उतर के आप पानी ला सकते हैं। फिर लेक्स बनवाई थी, मठ्स एंड बिहारास बनवाए थे, जहाँ बैठ के बुद्धिस्ट और हिंदू जो संत थे वो पूजा कर सकते थे, लोगों को ज्ञान दे सकते थे। इसके अलावा प्रोहिबिटेड एनिमल सॉल्टर, यानी कि भाई मीट जो था वो बैन था। कहाँ पर? हर्षवर्धन के एम्पायर में। ठीक है, एनिमल्स को काटना अलाउ नहीं था। इसके अलावा हर्षवर्धन एवरी ईयर, हर साल बुद्धिस्ट मॉन्क की रिलीजियस मीट करता था, जिसमें वो उनसे नॉलेज वगैरह लेता था। इसके अलावा हर्षवर्धन हर 5 ईयर्स में एक बहुत बड़ा रिलीजियस कॉन्ग्रेशन रखते थे। कहाँ पर रखते थे भाई? प्रयाग में, जो प्रेजेंट डे प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में आता है। कुंभ मेला टाइप एक बहुत बड़ा मेला ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ पर वो ज़रूरतमंदों को अपना पूरा जो ट्रेशर था वो डोनेट कर देते थे। इसके अलावा वो डोनेशन में, यानी कि जब वो डोनेट करते थे तो जो ऑर्नामेंट्स वो पहने हुए होते थे उन ऑर्नामेंट्स को भी वो डोनेट कर देते थे। कौन? हर्षवर्धन। तो इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है? सिंपल सी बात है भाई कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या क्या दिया था? रेस्ट हाउस, वेल्स, स्टेप्स वेल्स, लेक्स, मठ्स एंड बिहारास बनवाए थे। इन्होंने एनिमल सॉल्टर को बैन किया था। ठीक है, ये हर साल बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट ऑर्गेनाइज करते थे, और हर साल में एक बहुत बड़ा रिलीजियस कॉन्ग्रेशन यानी बहुत बड़ा धर्म का मेला, लाइक कुंभ मेला जैसा प्रयाग में ऑर्गेनाइज करते थे। प्रयाग सिटी है। ठीक है, इसके अलावा उस कॉन्ग्रेशन में वो बहुत सारा डोनेशन करते थे, अपना बहुत सारा सोना डोनेट करते थे। इवन जो ऑर्नामेंट्स वो पहने होते थे उनका भी वो डोनेशन कर देते थे। ठीक है, ये पता चला, सिंपल था। ठीक है, तो आपको इसमें यही याद रखना है। क्या क्या याद रखोगे? सिंपल भाई, प्रयाग में वो क्या करते थे? रिलीजियस मेट करते थे और क्या क्या उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है फेमस बुक्स। हर्षवर्धन के कोर्ट में एक बहुत फेमस ग्रेट संस्कृत पोएट और राइटर थे। उस राइटर का नाम क्या था? बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट थे, जो संस्कृत बहुत ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर थे। इन्होंने 2 बहुत फेमस बुक्स लिखी थी, वो थी हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। ठीक है, ऐसा नहीं खाली 2 बुक्स लिखी थी, बहुत सारी बुक्स लिखी थी, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो ये है, हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। हर्षचरित्र वही बुक है जिसमें उन्होंने किंग हर्षवर्धन के बारे में या उनके रीजन, उनके किंगडम के बारे में लिखा था, जिसकी वजह से हमें किंग हर्षवर्धन के बारे में पता चला। ना केवल बाणभट्ट बल्कि किंग हर्ष जो थे वो भी एक राइटर थे। ठीक है, और उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। कितनी बुक्स लिखी थी? 3 बुक्स लिखी थी। क्या क्या नाम था उनका? एक का नाम था नागानंद, दूसरा नाम था रत्नावली, और तीसरे का नाम था प्रियदर्शिका। ठीक है, तो किंग हर्षवर्धन ने 3 बुक्स लिखी थी। वो 3 बुक्स का नाम क्या था? पहले का नाम था नागानंद, दूसरे का नाम था रत्नावली, तीसरे का नाम था प्रियदर्शिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन सा सबसे फेमस पोइट था? वो थे बाणभट्ट। उन्होंने कौन सी 2 फेमस बुक लिखी थी? हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। हर्षवर्धन खुद भी एक अच्छे राइटर थे और उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, इतना पता चला। सिंपल से ये बुक्स के नाम याद रखने, काफ़ी अच्छी बुक्स है, काफ़ी प्यारा नाम है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है एम्परर हर्षवर्धन एम्पायर। ठीक है, कि हर्षवर्धन के एम्पायर में क्या क्या होता था, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बनाया था। तो क्योंकि हर्षवर्धन खुद एक राइटर थे तो उन्हें स्कॉलरशिप्स या रीडिंग या के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, उन्हें पता था कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपने एम्पायर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया। इन्होंने ये आचार्य शीलभद्र के साथ मिलके, आचार्य मतलब टीचर होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आचार्य
ठीक है, जिनके मतलब वन टाइप ऑफ प्रोफेसर आचार्य के साथ मिलके इन्होंने, आचार्य शीलभद्र नाम था, इनके साथ मिलके इन्होंने एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी वो बनाई थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की अपकीप यानी उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए किंग हर्षवर्धन 100 विलेजेस से कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू नालंदा यूनिवर्सिटी को देते थे। कितना देते थे? 100 विलेजेस से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी की एक और चीज़ बहुत फेमस है, वो है केमिस्ट आचार्य नागार्जुन। कौन? केमिस्ट आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन उस टाइम आयरन, आर्सेनिक और मरकुरी का ऐसा मेडिसिन यूज़ जानते थे जो वर्ल्ड में बहुत कम लोग या उस टाइम कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, तो ये इनकी बहुत बड़ी रिसर्च थी। किसकी? आचार्य नागार्जुन, जो आयरन, आर्सेनिक और मरकुरी ये तीनों मेटल्स हैं और इनका मेडिसिन में यूज़ जानते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी जो आचार्य नागार्जुन ने उस टाइम की थी। और ये भी किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है कि भाई हर्षवर्धन ने आचार्य शीलभद्रा के साथ मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए कितने विलेजेस का टैक्स दिया जाता था? 100 विलेजेस का टैक्स दिया जाता था। इसके अलावा आचार्य नागार्जुन जो थे वो आयरन, आर्सेनिक और मरकुरी का यूज़ जानते थे एज अ मेडिसिन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस स्लाइड में याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो था बेसिकली ये जो मैप है, आप इस मैप में देख सकते हो कि ये वाला जो रेड एरिया जो दिखाई दे रहा है ये हर्षवर्धन का एम्पायर है। इतना बड़ा एम्पायर है। पहले इनके पापा का एम्पायर कौन सा था? ये थानेश्वर इनके पापा का एम्पायर था और इसके बाद इन्होंने इतना बड़ा एरिया को कैप्चर किया। देख सकते हो कितना बड़ा एरिया जो हर्षवर्धन ने कैप्चर किया। और इसीलिए हर्ष के एम्पायर को नॉर्थ इंडिया का उस टाइम यानी 621 CE के दौरान सबसे बड़ा यानी कि 6th सेंचुरी के टाइम सबसे बड़ा नॉर्थ एम्पायर का कहा जाता है और इसलिए हम इनके बारे में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो इतना पता चला आपको। थानेश्वर उनके पापा का था पर बाकी सारा जो है वो हर्षवर्धन ने अपने आप कैप्चर करके बड़ा किया था। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं नालंदा के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते पर आप जानते हो क्योंकि आप ये वीडियो देख लो। चलो, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। हाँ, सोचो उस टाइम एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। जैसे आज नीट, JEE, AIPMT ये सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, वैसे उस टाइम भी स्टूडेंट्स को नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। और एंट्रेंस के बाद उनको फ्री एजुकेशन, सामान रहने का, खाने पीने का सब कुछ फ्री मिलता था नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। क्या नाम था लाइब्रेरी का? धर्मगंज नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई धर्मगंज किसका नाम था? नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का। आज नालंदा यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह दिखाई देती है, काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है। ठीक है, कई सारे अटैक हुए थे इसके ऊपर जिसकी वजह से ये पूरी तरह र्यून हो गई थी। कहा जाता है कि धर्मगंज जब जलाया गया था एक राजा ने तो 6 महीने तक उसके अंदर की आग ठंडी नहीं हुई थी। इतनी सारी बुक्स थी इसकी लाइब्रेरी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भाई, अब पढ़ाई के बाद आते हैं लाइफ लोगों की। हर्षवर्धन के एम्पायर में लोग कैसे रहते थे, लाइफ ऑफ द पीपल। तो कहा जाता है कि किंग्स हर्षा के टाइम एक चाइनीज़ ट्रैवलर जिसका नाम है युंग शेंग। क्या नाम है भाई? युंग शेंग एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन के एम्पायर के टाइम इंडिया ट्रैवल करने आया था और उन्होंने हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हर्षवर्धन के एम्पायर के टाइम जो टाउन और विलेजेस थे, ठीक है, इनके बहुत बड़े ह्यूज गेटवेज थे और जो वो चारों तरफ फोर्टिफाइड यानी बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे हुए थे। फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे विलेजेस एंड गांव हैं और इनके सराउंडिंग में एक बहुत बड़ी दीवार को बनाया जाता था सो दैट कि जो दुश्मन है वो अटैक ना कर पाए इजीली गाँव पर। ठीक है, इसके अलावा यू सेंग ने ये भी लिखा है कि हर्षवर्धन के टाइम सोसाइटी थी वो 4 ग्रुप में डिवाइड थी। कौन सी, कितने ग्रुप में डिवाइड थी? 4 ग्रुप में डिवाइड थी। उस टाइम पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट सिस्टम अलाउ नहीं था यानी चलता नहीं था, नॉट प्रेवलेंट। ठीक है, बट सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी उस टाइम चलता था।
सती सिस्टम क्या होता है भाई, जिसमें अगर किसी वुमेन का हस्बैंड मर जाता है तो उस हस्बैंड की डेथ के साथ उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता है। चाइल्ड मैरिज हमें पता है भाई, बच्चों की शादी कर दी जाती है। पॉलीगैमी यानी कि एक आदमी एक से दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है, उसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उस टाइम के लोगों की डाइट कैसी होती थी। जो लोग थे वो मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स खाते थे, जैसे वीट हो गया, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी खाते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्यों भाई, हमने पहले ही देख रखा है कि जो मीट था वो तो अलाउ नहीं था हर्षवर्धन के एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो फिर लोग क्या खाते थे भाई, लोग खाते थे मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स खाते थे। इसके अलावा वो वीट खाते थे, राइस खाते थे, फ्रूट्स खाते थे एंड वेजिटेबल्स भी खाते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वो क्या क्या खाते थे। हाँ, नॉर्मल है ना, वीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हम आज भी खाते हैं, बस वो मीट नहीं खाते थे क्योंकि भाई वो तो बैन था। ठीक है, आगे इसके अलावा देखते हैं लोग क्या क्या पहनते थे। जो लोग थे वो सिंपल साफ सुथरे वाइट क्लोथ्स पहनते थे। ठीक है, जो मैन थे वो धोती पहनते थे और जो वुमेन्स थी वो साड़ी पहनती थी। इसके अलावा उनके जो ऑर्नामेंट्स होते थे लाइक रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स और नेकलेस, जो जैसे जो ऑर्नामेंट्स थे वो फ्लावर से बने होते थे। किससे बने होते थे? फ्लावर्स से। उस टाइम गोल्ड और सिल्वर यूज़ नहीं होता था ऑर्नामेंट्स के लिए। ठीक है, दो गेम बहुत फेमस थी उस टाइम, एक थी चेस और दूसरी थी गेम ऑफ डाइस, जिसको प्रेजेंट डे हम लूडो भी कहते हैं। इसके अलावा एक्रोबैट्स और कॉन्जूरर्स यानी जो डांसर, बंजारा जो होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके एंटरटेनमेंट करते थे लोगों का। ठीक है, तो ये आपको इंटरटेनमेंट मीन्स से याद रखना है। सिंपल सी बात है, क्या क्या याद रखना है कि जो लोग थे वो क्या पहनते थे भाई, जो लोग थे वो सिंपल क्लीन वाइट क्लोथ्स वो पहनते थे। मैन धोती पहनते थे, वुमेन साड़ी पहनती थी। इनके जो ऑर्नामेंट्स थे वो फ्लावर से बने होते थे। जो दो फेमस गेम्स थी वो चेस थी एंड गेम्स ऑफ डाइस यानी कि लूडो। ठीक है, एंड एक्रोबैट्स एंड कॉन्जूरर्स जो थे वो लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे नाच के गा के। ठीक है, पता चला इतना। मूविंग टू नेक्स्ट लाइफ ऑफ अ पीपल, कि इसके अलावा लोग क्या क्या काम करते थे अपनी अर्निंग्स के लिए, कमाने के लिए लोग क्या क्या करते थे। तो सिंपल सी बात है, लोग फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, प्लस एनिमल हस्बेंड्री यानी कि वो एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते थे, काऊ, बफेलो वगैरह, शीप्स वगैरह। ठीक है, इसके अलावा लैंड टैक्स का क्या था भाई, लैंड रेवेन्यू जो था वो 1/6 था, 1/6 ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर आप 6 kg का प्रोडक्शन कर रहे हो या आपके फील्ड में 6 kg राइस ग्रो हो रहे हैं, तो 1 kg राइस आपको किसको देने पड़ेंगे? किंग को देने पड़ेंगे। ठीक है, एज अ टैक्स। रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, लैंड टैक्स। अगर अपनी ज़मीन पे आप 6 kg राइस ग्रो कर रहे हो तो आपको कितने kg राइस देने पड़ेंगे? 1 kg राइस जो है वो राजा को देने पड़ेंगे एज अ ट्रेड। उस टाइम जो इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड थी, ट्रेड यानी बिजनेस, वो काम कौन करते थे? वो काम था वैश्यास का। वैश्यास का काम था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को करते थे, है ना, सामान इधर से उधर ले जाना और बेचना। इसके अलावा हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ा हाईवे भी बनवाया था अपने टाइम। कहाँ से लेके? पाटलिपुत्र से लेके भृगुकच तक। भृगुकच जिसको आज हम भरूच के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्यों बनवाया था? सो दैट जो ट्रेड है वो आसानी से हो सके और लार्ज नंबर ऑफ गुड्स को जल्दी से जल्दी पाटलिपुत्र से भरूच तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि भाई लोग क्या क्या करते थे पैसे कमाने के लिए। सिंपल फार्मिंग करते थे और एनिमल हस्बेंड्री करते थे। टैक्स कितना पे करते थे? तो 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड कौन करता था? वैश्यास करते थे। एक हाईवे बनवाया था, कहाँ से कहाँ तक? पाटलिपुत्र से भृगुकच तक, या उसको हम भरूच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस स्लाइड्स में आपको याद रखनी है। ठीक है, पता चला। नेक्स्ट, ट्रेड्स। अब देखते हैं भाई, ट्रेड्स तो होती थी इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड्स, तो वो किससे होती थी? तो सिंपल सी बात है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का यूज़ होता था। ठीक है, उस टाइम मनी यानी नोट जो थे वो नहीं थे। उस टाइम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन यूज़ होते थे कोई चीज़ खरीदने के लिए या बेचने के लिए। इंडिया से ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आइवरी यानी कि हीरे मोती, कार्व्ड वुडन पीसेस यानी कि वुड की कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, यानी बाहर बेची जाती थी। ठीक है, और इसी की वजह से, क्योंकि बाहर के लोगों को हमारी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, इसलिए इंडिया उस टाइम यानी हर्षवर्धन के एम्पायर के टाइम काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड, प्रॉस्पेरस हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा किंग हर्षवर्धन के रीजन के टाइम इंडिया के जो बिज़नेस के रिलेशन थे वो रोम के साथ बहुत अच्छे थे। और रोम के जो लोग थे वो सारी जो चीज़ खरीदते थे वो गोल्ड के कॉइन से खरीदते थे, जिसकी वजह से उस टाइम हर्षवर्धन के टाइम इंडिया में इनफ्लो ऑफ गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड आ गया। ठीक है,
उस टाइम, अब हर्षवर्धन के टाइम कौन कौन से रिलीजन फॉलो होते थे, तो लोग हिंदुइज्म फॉलो करते थे, बुद्धिज्म फॉलो करते थे एंड जैनिज्म भी फॉलो करते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे रिलीजन को मारा जाता था, नहीं, बाकी सारे रिलीजन को भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि भाई उस टाइम ट्रेड यानी जो बिज़नेस होती थी वो किससे होती थी, सिंपल सी बात है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन से वो बिज़नेस होती थी। क्या क्या भेजा जाता था, तो ऑर्नामेंट, स्टैचूज, आइवरी और वुडन पीसेस को बाहर बेचा जाता था। किसके साथ बहुत अच्छे बिजनेस के रिलेशन थे हर्षवर्धन के, तो रोम के। कौन कौन से रीजन थे जो हर्षवर्धन के एम्पायर के टाइम फॉलो किए जाते थे, वो थे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बाकी सारे रिलीजन भी फॉलो किए जाते थे, पर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो मेजोरिटी थे, और बाकी सारे रिलीजन को भी फुल रिस्पेक्ट देते थे हर्षवर्धन और उस टाइम के हर्षवर्धन के एम्पायर के लोग। तो इस तरह से हमें ट्रेड की जाती थी, और ये थे वो सोने और चांदी के कॉइन्स, कुछ इस तरह दिखाई देते थे। अब ये मत पूछना मुझसे कि भाई सिल्वर का कौन सा है और गोल्ड का कौन सा है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब हो सकता है गोल्ड कॉइन। बस इस तरह के वहाँ पे फ्रेम, ये चेहरे और इस तरह के सिम्बल्स बनाए जाते थे हर्षवर्धन के एम्पायर के टाइम कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट है युंगशैंग। मैंने आपको बताया कि भाई एक चाइनीज़ ट्रैवलर था युंगशैंग। ठीक है, ये कौन थे भाई, चाइनीज़ ट्रैवलर थे युंगशैंग, जो हर्षवर्धन के टाइम इंडिया आए थे, और इन्होंने 5 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। किस चीज़ की, बुद्धिज्म की पढ़ाई की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ना, युंगशैंग हर्षवर्धन के एम्पायर के टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे, और 5 साल तक इन्होंने बुद्धिज्म की पढ़ाई की थी, है ना, बुद्ध धर्म को जानने की कोशिश की थी। युंगशैंग जो थे वो इंडिया में 15 साल तक रहे थे। कितने साल तक, 15 साल तक रहे थे, और अलग अलग जगह या पूरे इंडिया में घूमे थे। इन्होंने इंडिया की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशंस को अपने बुक में लिखा है, कई सारी बुक्स में लिखा है, जो हमारी आज भी हेल्प कर रही हैं उस टाइम के लोगों के बारे में जानने से। ठीक है, इन 1645 ये चाइना वापस चले गए। कैसे गए थे भाई, सेंट्रल एशिया से पूरा घूम के। टॉक विद हिम, इन्होंने ये अपने साथ कई सारी बुक्स, रिलिक्स और स्टैचूज लेके गए थे। ठीक है, रिलिक्स बेसिकली क्या होता है, तो कुछ तस्वीरें वगैरह और छोटे मोटे प्रूफ्स वगैरह। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्टे, ठीक है, जब ही अटेंड 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेशन एट प्रयाग। ठीक है, इन्होंने प्रयाग में जो सबसे, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा पर यहाँ पे प्रयाग लिखा है। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयाग में जो 6th बुद्धिस्ट मीटिंग थी, हमने देखा था ना कि हर्षवर्धन हर साल एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो 6th रिलीजियस मीट थी वो इन्होंने अटेंड की थी। कहाँ पर, प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग कहाँ है प्रेजेंट डे भाई, उत्तर प्रदेश में है प्रेजेंट डे प्रयाग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या क्या है युंगशैंग के बारे में, कि भाई ये हर्षवर्धन के टाइम इंडिया आए थे, 5 साल तक इंडिया में रहे, नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म की पढ़ाई की, 15 साल तक इंडिया में रहे, इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस के बारे में इन्होंने कई सारी चीज़ें बुक्स में लिखा है। 1645 में ये सेंट्रल एशिया से घूमते घूमते चाइना वापस चले गए, और अपने साथ कई सारी बुक्स, स्टैचूज़ और भी कई सारे ऑर्नामेंट्स लेके गए थे। इन्होंने 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेशन अटेंड किया था। कहाँ पर, प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग में के बारे में अभी हमने पढ़ा था सिंपल्स। ठीक है, आगे बढ़ जाए। युंगशैंग हैज़ नोटेड, युंगशैंग ने कई सारी चीज़ नोटेड की थी इंडिया के बारे में, जैसे देयर वर 100 बुद्धिस्ट मठ्स इन हर्षास किंगडम। ठीक है, हर्षास किंगडम में हमने देखा ना आगे कि हर्षवर्धन ने कई सारे मठ्स और क्या कहते हैं, विहारास बनवाए थे। तो युंगशैंग ने लिखा था कि हर्षवर्धन के एम्पायर में 100 से ज़्यादा मठ्स थे जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क बैठते थे और लोगों को टीचिंग देते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग थे वो सिंपल, पायस और पीसफुल लाइफ जीते थे। ठीक है, और लोगों की जो मोरल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, और जस्टिस हमेशा करते थे, कई ज़्यादा बेईमानियाँ या चोरी चकारी लोग नहीं करते थे। इसके अलावा चीटिंग और अपनी प्रॉमिस को तोड़ना यहाँ पर पाप माना जाता था। ठीक है, जो लोग झूठ बोलते थे या जो चीटिंग करते थे उसे हर्ष के किंगडम में पाप माना जाता था, और उसकी पनिशमेंट भी डिसाइड की जाती थी हर्षवर्धन के एम्पायर में। ये कुछ चीज़ें थी जो युंगशैंग ने नोट किया था। युंगशैंग कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस तरह से ये बुक्स लिखी थी, और इस तरह से ये अपने साथ इतने बड़े उसमें कई सारी चीज़ें लेके गए थे। ठीक है, ये जो पीछे आप देख रहे हो, और ये इस तरह की मूर्ति रखी गई है चाइना में इनके लिए। ठीक है, युंगशैंग की ट्रैवलिंग हिस्ट्री, वो कहाँ से कहाँ गए थे, मैंने जैसे बताया कि ये इस तरह से चाइना घूमते घूमते, ये पूरा ये साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया, जहाँ से घूम घूम के ये वापस
चाइना गए थे। ये उनका चाइना है और यहाँ से पूरा देख रहे हो, ये पूरा हर्षवर्धन का एम्पायर था। यहाँ से पूरा साउथ इंडिया घूमे, ये घूमे और फिर ऐसे घूमते घूमते ये यहाँ से यहाँ चाइना वापस चले गए। ठीक है, तो आपको ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये है ना, ये जो ऑरेंज वाली जो है ना, ऑरेंज वाली जो लाइन है ये है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ठीक है, फ्रॉम चाइना टू इंडिया और फ्रॉम इंडिया बैक टू चाइना। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस तरह से इंडिया आए थे और इस तरह से ये इंडिया चाइना वापस चले गए थे। ठीक है, तो ये आपको कुछ याद रखना है, याद तो नहीं है बस समझना है। इस तरह से यूं शंग भटकते भटकते घूमते घूमते इंडिया आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट 1 जो था हर्षवर्धन और यूं शंग के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम हमारे सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो है वातापी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।